खबर में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट सईद काजी और मेरे साथ मेरे को होस्ट है शायद सबरान। डाउन पे बात करते हैं, फिर खबरों की तरफ आएंगे। वज़ीर आज़म साहब का जो दौरा है स्विट्ज़रलैंड का, बर्गनस्टॉक जो शहर है वहाँ पे, वो मनसूख हो गया। इसकी क्या वजह है, इस पर बात करेंगे। पाकिस्तान क्या एक अमन के जामन के तौर पर यानी उतरा है, या इट इज़ एन ओवर स्टेटमेंट, इस पर हम बात करेंगे। ईरान ने अमेरिका को ज़ाहिर तारीख की एक बड़ी शिकस्त दे दी है, मगर आगे क्या इसकी फॉल आउट क्या होगी, ईरान की अमेरिका की क्या स्ट्रेटजी है और ये खेल कैसे आगे बढ़ेगा, इस पर हम बात करेंगे। क्योंकि अभी ये जो है इट्स MOU, इट्स मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जिसे कहते हैं, और ये एक बातचीत पर इत्तफाक है कि हम करेंगे। ये बातचीत कहाँ लेके जाएगी, इस पर बात करेंगे। बड़ा वाक़या मॉस्को में ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया है, बड़ा इफेक्टिव, और ये एक और यूरोप में हमें आग भड़कती हुई नज़र आती है। यकीनन मॉस्को अब इस पर रिएक्ट करेगा। वो क्या है? अच्छी खबर यह है कि अब नया हरमूज़ खुल गई है और पेट्रोल जो है दुनिया में नीचे आ जाएगा। अगर तो पाकिस्तान वतन अजीज़ दुनिया में है तो शायद यहाँ भी नीचे आ जाए, मगर यहाँ तो और ही दुनिया भरा। देखते हैं यहाँ कितना नीचे आता है। उधर देखते हैं सोने की कीमतें तेज़ी से रिवर्स गियर लगा रही हैं। और फिर एक और जो माशाल्लाह एक और जिसे हम कहते हैं कि फैदर जो है, या एक और जो हमने कारनामा किया, वो ये एक कानून बना है। और कानून ये है कि ये जो टेली कम्युनिकेशन कंपनीज़ हैं, ये टावर आपके यहाँ लगाने आएंगी। आपने इनकार किया तो छोटी मोटी उसमें फॉर्मेलिटी है, और उसमें अगर आपने इनकार किया अपनी निजी मलकियत पे टावर लगाने से, कहें कि हम नहीं लगाने देते, तो आपको ज़्यादा नहीं 5 करोड़ रुपए का आपको जुर्माना होगा। तो लगे हाथों हम कब्जा ग्रुपों के लिए भी कानून बना देते हैं, उसको भी लीगलाइज कर देते हैं। आई डोंट नो वजह इसकी क्या है। वजह इसकी ये है जब हमें पता है कि हमने वोट के जरिए आना ही नहीं है, तो जो मर्जी कर दे फिर ये चले। इस पर बात करेंगे। पाकिस्तान में 16 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उन पर सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई है। वोटों पर पाबंदी है, इस पर भी पाबंदी है। और देखते हैं क्या है, क्या कहते हैं, सग आज़ाद, वो जो फैज साहब कहते थे ना, संगो खिश्त कैद वटे पत्थर जिनसे हम सगों को मारते हैं सग आज़ाद हैं। चाहे वो हमारे यहाँ टावर लगाएं, कब्जे की भी इजाज़त दे दें, मगर उसमें हम बाद में आते हैं। नहीं, इस कानून पे बात नहीं, इंशाल्लाह कानून पे बात करते हैं। ऐसी बात नहीं है। वैसे पहले कौन सी कब्जे की इजाज़त यहाँ पे नहीं है, मगर आगे बढ़ते हैं। ये स्विट्ज़रलैंड का जो मनसूख हुआ है, और अभी एक और बात भी है। वी आर डूइंग ओवर डूइंग नहीं हम कर रहे। इट्स अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कब मेमोरेंडम ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग भी बनते रहते हैं। अल्लाह ना करे ये बने और ये अमन अमान कायम हो। तो मियाँ साहब, अभी तो ये दोनों ने एग्री किया कि हम इस पर बात करेंगे। स्ट्रेटेजिक रिट्रीट की है ट्रंप ने, क्योंकि जनाब की पॉपुलैरिटी प्लमेट कर रही थी, पेट्रोल की प्राइसेस आसमान पे जा रही थी, दुनिया रिसेशन की तरफ बढ़ रही थी, और नवंबर में क्या कहते हैं कि इलेक्शन में जूती शूती पड़ने का इम्कान था। वरना तो हम उन्हें अच्छा मशवरा दे सकते थे कि वो कोई जिस तरह का इंडिया में एक इलेक्शन कमिश्नर है, इस तरह का वो भी लगा ले, तो शायद इसकी भी ज़रूरत उनको ना पड़ती। मगर ये बताइए कि ये दौरा मनसूख क्यों हुआ? देखें काजी साहब, जो ये माहिदा है, जो जिसको याददाश्त कहा जाता है, मुफाहमती याददाश्त, ये तो एक माहिदा ही नज़र आ रहा है। इस पर मैं बाकायदा तौर पे पूरी जो अपनी गुजारिशात रखूँगा सामने। जो दौरे की बात कर लेते हैं कि दौरा क्यों मनसूख हुआ। दौरा होना था कल, आज रात को जाना था। कल वहाँ पर 2 रोज़ा दौरा था, वहाँ पर तकरीब होनी थी। वहाँ से जो विजुअल्स आ रहे थे, वहाँ पर फुटेज आ रही थी कि वहाँ पर अमेरिकन सिक्योरिटी भी आ गई है, और पहले जनेवा में था, फिर इसका वेन्यू चेंज किया गया। एक तो सिक्योरिटी के कंसर्न थे, तहफ़्ज़ात थे, और ख़दशात भी थे, क्योंकि स्पाइलर दुनिया में मौजूद है। 2 बड़े स्पाइलर हैं, एक मोदी है और एक नेतान्याहू है। और इस हवाले से भी कहा जा रहा था कि ईरानी क़यादत को नुकसान ना पहुँचे। ये भी हो रहा था कि वहाँ जो है, वहाँ ईरानी क़यादत हो, तो आपको याद होगा कतर में जब गए थे जो हमास के लोग, तो वहाँ उनको नुकसान पहुँच गया था। तो ईरानी क़यादत अगर वहाँ जाती तो वहाँ पर भी हो सकता कोई ऐसा अटैक ना हो जाए। ये सारी डिस्कशन थी, गौर किया जा रहा था, और साथ साथ सिक्योरिटी मेजर्स लिए जा रहे थे। लेकिन रात को जो दस्तखत हुए, पहले सदर ट्रंप ने दस्तखत किए, फिर ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने दस्तखत किए, और उन्होंने उस वक्त तक माहिदे को जो है वो नशर नहीं किया जब तक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने दस्तखत नहीं किए। क्योंकि साले साहब देखें, दस्तखत की जो डॉक्यूमेंट है वो देखें अगर माहिदे का, तो उस पर दाएं तरफ जो है वो अमेरिकन सदर के साइन है, बाएं तरफ जो है वो ईरानी सदर के साइन है, और नीचे बिल्कुल दरमियान में पाकिस्तानी वज़ीर आज़म के साइन है, और ऊपर लिखा हुआ है विटनेस
और साथ सालिस लिखा हुआ है, सालिस, पाकिस्तान सालिस है। और इसमें जो है वो एक गवाह भी है इस माहदे का, और पाकिस्तान और सालिस भी है और निगरान भी है, क्योंकि जब माहदे की अब शिकें पड़ते हैं 14, आई डोंट थिंक माहिदा इज तो इसलिए सर मैं पहले मनसूख पे आता हूं कि इसलिए ये गौर हो रहा था कि जब ये सब कुछ हो गया है, सिक्योरिटी खदशात भी हैं, तो क्यों वहां जाने का फ़ायदा क्या है, वहां तकरीब करने का फ़ायदा क्या है। तो तीनों मुल्कों ने मिलकर ये फैसला किया है कि इस तकरीब को जो है वो जरूरी नहीं है, ये गैर जरूरी तकरीब है। यहाँ रहने का भी इस मुल्क के अवाम को क्या फायदा, उनका जाने का भी कोई फायदा, इसलिए ये तो ठीक है, ठीक है। इसलिए जो है वो दौरा मनसूख कर दिया गया है। अब तकरीब तो नहीं होगी, वहाँ पर जाने का नहीं है, लेकिन वज़ीर आज़म को आज ईरानी सदर की कॉल मौसूल हुई। उन्होंने पाकिस्तान का बड़ा शुक्रिया अदा किया, उन्होंने वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया, ईरानी सदर ने। उन्होंने जो है वो बाकायदा टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर आज़म ने ईरानी कौम को मुबारकबाद दी, ईरानी कौम को जो है वो इस मफाहमत की मुबारकबाद दी, उनके जो हौसले की मुबारकबाद दी, और उनको कहा कि हम आपके साथ खड़े रहे हैं और खड़े रहेंगे। और इसमें ये भी उन्होंने जो वहाँ सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह मुज्तबा खामनई, उनके लिए नेक और मोहब्बत भरे जज्बात का जो है इजहार किया गया। और ये एक बहुत बड़ी बात है, दोनों मुल्क जो हैं वो आपस में नज़दीक आ रहे हैं। जहाँ तक बात सर मुआहदे की है, जो हम मुआहदे की बात कर रहे हैं, 14 सिक्के मेरे सामने हैं सर। अगर इस 14 सिक्कों का मुताला किया जाए गौर से, मैंने पूरा मुआहदा पढ़ा है जिस पर साइन हुए हैं, तो उसमें देखने में ये आता है कि शायद ये मफाहमती याददाश्त नहीं है, ये मुआहदा ही है। जो हम बात सर करते हैं कि बातचीत का ये आगाज़ है, बातचीत का आगाज़ ज़रूर है, लेकिन इसमें इम्प्लीमेंटेशंस भी हैं। आज से ये नाफिजुल अमल है, बाकायदा तौर पर लिखा हुआ है कि आज से ये मफाहमती याददाश्त नाफिजुल अमल है। किस पे? नंबर 1, लेबनान समेत तमाम महाजों पर जंगबंदी नाफिजुल अमल है। नंबर 2 ये है कि एक दूसरे की खुद मुख्तारी का एहतराम, वो भी नाफिजुल अमल है। ना ईरान जो है अमेरिकन तनसीबात पर हमला करेगा और ना अमेरिका ईरान की खुद मुख्तारी की जो है मुदाखलत करेगा। इसमें यह भी लिखा हुआ है कि 30-60 रोज़ में हतमी मुआहदे की तरफ जाना है, और साथ ये लिखा हुआ है कि अमेरिका नाकाबंदी ख़त्म करेगा और आबना हरमूज 30 दिन के अंदर अंदर खुलेगी। और इसमें ये सारा इम्प्लीमेंटेशन है ना सर। और इसमें ये भी है कि आज से आबना हरमूज जो है वो खुल गई है, आज से तेल की तिजारत भी शुरू हो चुकी है, और उनके पर जो पाबंदियां हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं, और वो भी ख़त्म हो चुकी हैं। ये सारा ईरान और तमीर नौ जो है वो भी शुरू अब हो जाएगी, और इसके अलावा जो पाबंदियां हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी। सर मसला ये है कि ये जो मुआहदा हुआ है इसके पीछे एक बहुत बड़ी एक एफर्ट है, बहुत बड़ी एफर्ट है। और ये इतना खुफिया मुआहदा हुआ है कायद साहब, इतना खुफिया मुआहदा हुआ है कि आप देखें कि जो मुआहदा है उसमें वो खुद मुआहदा नहीं कह रहे, वो उसको एमओयू कह रहे हैं। नहीं, ये एग्रीमेंट तो हुआ है ना, साइन हुआ है। मैं इसमें बड़ी खबर देने लगा हूं सर। जो एमओयू हम सारा कर लेते हैं, ये जो तो मुआहदे की क्या होता है, जब मर्जी को तोड़ दे। कायद साहब मैं एक बड़ी खबर देने लगा हूं, जो एमओयू है वो बहुत ही बड़ी हिकमत अमली के साथ खुफिया तौर पर किया गया, क्योंकि इजराइल नहीं चाहता था कि यह मुआहदा हो। मुसाद और राव पीछे लगी हुई थी कि मुआहदे में क्या हो रहा है। वहां पर इंसानी जो नकलो हरकत है उसके जरिए जो है ये मुआहदा किया गया, इलेक्ट्रॉनिक कोई गैजेट इस्तेमाल नहीं हुआ। यहाँ से आपको याद है फील्ड मार्शल साहब ईरान गए, और ईरान यहाँ से मोहसिन नकवी साहब ईरान गए, ईरान से फिर ओमान भी ईरान से यहाँ पर अब्बास अराक्ची साहब आए थे, यहाँ से अब्बास अराक्ची साहब ओमान गए थे, फिर यहाँ से ईरान से लोग जो हैं वो अजरबैजान भी गए। अजरबैजान वहाँ पर अमेरिकन थे, वहाँ पर एक दूसरे के साथ जो है वो हाथ से लिखी हुई तहरीरें जो है वो एक्सचेंज की गई हैं, ताकि इन दो जो बड़ी बदनाम ज़माना जो एजेंसीज़ हैं इनको खबर ना हो, और वाक़तन इनको खबर नहीं हुई। आखिर तक जो नेतान्याहू है ये पूछते रहे हैं कि मुआहदे का मुसवदा मुझे दिखा दें, और उसमें भी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उनको मुस्तरद कर दिया। ये बहुत ही महफूज दस्तावेज़ात थी जो कि पाया तकमील तक पहुंची, और आज ये सबके सामने आ गई है। और इसमें जितने भी इक़दामात लिखे गए हैं उन पर आज से ही अमल दरामद शुरू हो चुका है। उसमें जो इसमें इतना मैं बताऊँ, मेरी राय मुख्तलिफ है। देखिए, उसका इमीडिएट इंटरेस्ट था कि ये आयल खुल जाए, वो खुल गया। उसके बाद क्योंकि वहाँ पे खौफनाक किस्म की इन्फ्लेशन थी, और वो तेज़ी से कुछ 30, 35, 35, कोई कहते 18% की उसकी अप्रूवल रेटिंग आ गई थी, वो उससे निकला है।
उसके बाद उसको मसला था कि जो उसकी बॉन्ड की यील्ड्स है, वो यील्ड यानी जो इंटरेस्ट है जिस पर वो अमेरिका इंटरेस्ट पे करता, वो तेज़ी से ऊपर जा रही थी, उसको रोकना था। 5% पे चली जाती तो इकोनॉमिकली एक पैरालिसिस हो जाना था, उसने उसको रोका है। तीसरी उसका प्रॉब्लम ये था कि उसे फौरी तौर पर फेस सेविंग चाहिए थी। एमएनसी साढ़े तरले कर रहे हैं कि भाई ये जो नवंबर में इलेक्शन जो है वो हारे ही हारे अगर उसने यहाँ फेस सेविंग न की। और अब जो मेरे नज़दीक सियाने एनालिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि नवंबर तक अब यहाँ मुमकिन है छोटा मोटी ठोका टाकी हो कि वो उधर लेबनान पे हमला कर दे और इधर से ईरान जो है इजराइल पे हमला कर देगा। ये इसकी पॉसिबिलिटी आज भी मौजूद है, क्योंकि अब इजराइल उसके कोई इतने कब्जे में नहीं है और वहाँ पे खुद इंटरनली बड़ा इशू बन गया। तो इस वक्त जो ट्रंप ने अचीव किया है वो ये कि जो तेज़ी से उसके नंबर्स नीचे जा रहे थे और जो वर्ल्ड इकॉनमी एक रिसेशन की तरफ जा रही थी उसको रोका। आयल और फिर स्टॉक एक्सचेंज गिर रहे थे, वो थोड़े से उठ गए हैं। तो एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की सेम्बलेंस ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को हासिल करने के लिए उसने ये खेल किया। वरना मियाँ साहब मुसाद एक जालिम और CIA नेक एजेंसी है, इन्हें दुनिया तक की नहीं की। जितना खून CIA के हाथों पे है इतना खून शायद मुसाद के हाथों पे ना हो। तो उन्होंने 3 ये बातें की हैं। अब ईरान की तरफ, मैं ईरान की बात बताऊं। ईरान ने पेप एस्कोबार के मुताबिक, लैरी जॉनसन के मुताबिक, डगलस मैकग्रेगर के मुताबिक उन्होंने एक मैसेज दिया है कि हम आपको एक ऐसी सरप्राइज देंगे कि आप हैरान रह जाएंगे अगर आपने। और ये उनका ये कहना है कि पेज़ेश्कियान ने कॉल की, और ये मेरे ख्याल में अब सार आलम साहब ने इस पर रिपोर्ट भी की है, और पेज़ेश्कियान ने फ़ोन करके कहा कि उनको बता दें। और फिर जो इसहाक डार साहब ने फ़ोन करके बताया कि हुजूर उधर कुछ ऐसा औजार आ गया है जो आपको बहुत बड़ी मुसीबत में मुब्तला कर देगा जी। तो मियाँ साहब ये ना मुआहिदों से ठीक होगा, ये तक बैलेंस ऑफ टेरर होगा। बैलेंस ऑफ टेरर अगर क्रिएट जो किया है ईरान ने, इसको मेंटेन करता है और नवंबर तक अपने अंदर इतनी ताकत बढ़ाता है और इतना ऐसा असला मोहलक बना के उन्हें ये मैसेज देता है कि हुजूर फिर आप भी इस सफ़े हस्ती पर नहीं रहेंगे तो मुआहिदा हो जाएगा। लेकिन कमजोर का कोई मुआहिदा नहीं होता, कमजोर को लपड़ ही पड़ते हैं मियाँ साहब, ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है, चाहे तारीख हो चाहे महल्ले की लड़ाई हो। हम देखें काजी साहब, मसला यह है कि हम अचीवमेंट की बात कर रहे हैं कि अमेरिका ने क्या अचीव किया, ईरान ने क्या अचीव किया। मैं समझता हूं कि जो सदर ट्रंप ये मुआहिदा लहरा के जिस पर उन्होंने ऐसे साइन किए हैं, वो मुआहिदे का मतन देखा है। मुआहिदे का मतन जो है फारसी में है। ईरान ने, ताकि किसी को समझ ही ना आए, ईरान ने बहुत बड़ी अचीवमेंट किया। और कालीबाफ साहब कहते हैं कि हमने फौजी कार्रवाई में वो चीज़ें अचीव नहीं की जो हमने इस पर मुआहिदे के तहत, ये जो मुफाहमती याददाश्त है, इसके तहत टेबल पर बैठ के कई गुना ज्यादा हमने हासिल कर लिया है। देखिए कई गुना ज्यादा क्या है, अर्बन हरमोज में उनकी खुद मुख्तारी मान ली गई है ईरान की, जो कि पहले मुतनाज़ा था। अब वो खुद मुख्तारी उनकी होगी तो वो 30 दिन के अंदर अंदर जो वहां से बारूदी सुरंगें जो है हटाएंगे, सारा कुछ करेंगे, जो ट्रैफिक वहां से जाएगी उसका जो है टॉल लेंगे। बिल्कुल लेंगे। नहीं, उन्होंने कहा 60 दिन के बाद। हाँ, ये 60 दिन जब गुजर जाएंगे इस मुआहिदे के, जिसमें इन्होंने मुआहिदा करना है, बिल्कुल जिसमें मुआहिदा करना है, हाँ जी, तो उस वक्त तक तो वो टोल नहीं लेंगे। उसके बाद वो टोल वहां से जो गुजरेगा टोल लेंगे। हाँ। 100 से 140 जहाज गुजरते हैं रोजाना। हाँ। 32,000 जहाज जो हैं वो सालाना गुजरते हैं। अगर वो $2 मिलियन टोल लें एक जहाज से तो ये $60 अरब बनता है। कैसा देखिए, उसमें तो $60 अरब उनका टॉल आएगा। अब देखें सर, नहीं, एक ये दूसरा, अमेरिका ने कहा था कि ईरान बैलिस्टिक मिसाइल नहीं बनाएगा। आज ट्रंप क्या कहते फिर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उनका हक है, कतर के पास है तो उनके पास भी होने चाहिए। ये अचीवमेंट है जो पिछली जंग थी। अब देखिए जंग जो है वो जीती है, जंग जीती है ईरान ने, और ईरान ने जो जंग हारी है अमेरिका ने, जंग हारी है उसके इत्तेहादियों ने, तो वो $300 अरब वहां लगाएंगे। मेरी ये सारी की सारी अचीवमेंट है। अब जंग आप मुआहिदा क्यों करते हैं जब जंग हारे? तो बिल्कुल, जब पिछली दफा इन्होंने कतर के प्राइम मिनिस्टर को फोन करके कहा था किसको कहो यार बंद कर दे, अब ना मारे, इनको अंदाजा नहीं था कि इनके पास किस्म किस्म के मिसाइल हैं और माख 5 के थे या कम अज कम उनके काबू नहीं आ रहे थे जो उनके, क्योंकि जब उनके 3 रेडार तबाह हो गए तो उसके बाद उन्होंने आवाज की रफ्तार से 15 गुना ज्यादा तेज मिसाइल इनके पास थे ईरान के। हाँ जी, तो मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि उन्होंने अपनी कन्वीनियंस पे मुआहिदा किया है। हर बंदा अपनी कन्वीनियंस पे मुआहिदा करता है। अमेरिका की तो तकब्बुर ही इतना था, एरोगेंसी इतनी थी कि वो आते थे मुआहिदे की तरफ। अगर उनको ये ना पता होता, जब 13 उनकी बेसिस उड़ा दी
और उसने कहा कि मैं इनके ये जो वाटर के प्लांट्स हैं मैं इनको उड़ा दूंगा, तुम्हारा पेट्रो डॉलर का यहां नामो निशान नहीं रहेगा। किसी ने भीख में नहीं दी उसको। और ये जो हाथ पैर पड़े हुए थे ना कि मियां शहबाज शरीफ साहब आओ सानू बचाओ, मैं कहा या अल्लाह हुण तो सुलह ही कर लो, साड़ी लोड़ पै गई है। मसला ये है कि जो वहां से ईरान ने जो जंग जीती है वो अपने जोर बाजू जीती है, इसमें कोई शक नहीं। ईरानी कौम को भी शाबाश देनी चाहिए, क्योंकि अमेरिका वहां रजीम चेंज चाहता था। वहां पर जितनी भी रजीम है वो मजबूत हुई है। ईरानी कौम बाहर निकली है, लाखों की तादाद में बाहर निकली है और अपनी फौज के साथ खड़ी रही है और उनकी अफवाज भी खड़ी। अच्छा बात सुने, ये कहते थे रजीम चेंज करेंगे, हाँ। और रजीम और मजबूत हो गई, और मजबूत हो गई है। तो ये और जो कि अनपॉपुलर थी जी, जिसके खिलाफ इंडिजिनस मूवमेंट बन रही थी, अब वो फिर आगे जाएगी। लेकिन सर देखें, मुझे याद आता है 3 माह पहले का वक्त, जब 3 माह पहले 26 फरवरी को मोदी गया था। दो तारीखें रकम हुई हैं सर। एक तारीख रकम हुई है तामीरी सफारतकारी की, जो कि पाकिस्तान के हाथ में आई, पाकिस्तान के हाथ में कामयाबी आई, पाकिस्तान ने हाथ कद बढ़ा। दूसरी तारीख, और कद क्यों बढ़ा? क्योंकि हमने ऑपरेशन सिंदूर में उनको जूते मारे थे, ठीक है। और वो जूते खा के 26 फरवरी को वहां भाग गया इजराइल। वहां जाके जो और इजराइल को भी हमने शिकस्त दी थी, बिल्कुल वो साथ बैठा हुआ था, बिल्कुल दी थी, इंडिया के साथ बैठ के हमारे साथ था। उनके ड्रोन आते थे, उनके ड्रोन आए, हमने उनके ड्रोन गिराए बाकायदा तौर पे। और वो जो राफेल में बैठे हुए थे उनके पायलट थे, जो इजरायली पायलट्स ने राफेल उड़ाए थे, जिसको हमने मैं क्या अल्फाज बयान करूं, जिनको हमने जो है वो गिराया। अब सर मसला ये है कि जब मोदी वहां गया 2 तारीखें रकम हुई, एक तरफ तकरीब कारी की और एक तरफ मोदी ने अपना वालिद मोहतरम करार दिया। जी बिल्कुल आप फादरलैंड। हाँ। तो उसने साजिश की, पाकिस्तान ने जो है मोदी के फादरलैंड की बेइज्जती पड़ी हुई है। आज क्या हुआ है? अब क्या हुआ? G7 के इजलास में आपने देखा सर, एक तरफ जो ट्रंप है वो उनको किलर कह रहे थे, कहते थे इनकी शक्ल पे ना जाएं, इनकी शक्ल फरिश्तों जैसी, अंदर से ये किलर है, यानी ये बुशर ऑफ गुजरात है, वो असल में ये कहना चाह रहे थे। दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि आपको जब फेंटा लगेगा पाकिस्तान से, अभी जो फेंटा लगा अगर, तो मुझे बताना, मैं आपको बचाऊंगा। सर अब क्या होने जा रहा है? अब जो ईरान है वो इस तरह का ईरान नहीं रहेगा। चीन मुकम्मल तौर पर ईरान के अंदर सरमायाकारी भी करने जा रहा है, पाकिस्तान मुश्तरका तौर पे करने जा रहे हैं, उनकी बंदरगाहें जो हैं उन दोनों मुल्क जो हैं वो बाकायदा तौर पर संभालने जा रहे हैं। और चाइना उनके साथ दिफाई माहिदा भी करने जा रहा है। वो दिफाई माहिदा ऐसा नहीं होगा, वो दिफाई माहिदा 2 तरह का होगा। वहाँ पर चाइना जो है वो बाकायदा अपना असला भी देगा, वहाँ पर उनको जो है फौजी कुव्वत भी देगा, और वहाँ उनको फिजाई कुव्वत भी देगा। मेरे पास तो खबर है कि ऑलरेडी वहाँ पे मशीर मौजूद है, रूस के और चाइना के। बिल्कुल है, और मजीद जो है बढ़ाएगा। अगर लबनान में इजराइल ना रुका तो फिर लबनान में भी बाकायदा तौर पर उनके जो है वो बाकायदा मुकाबला किया जाए और उनको जो फारग कर दिए जाएंगे। देखिए उनको बाकायदा तौर पर देखें, ईरान के पास वो फिजाइया नहीं है, ईरान के पास जहाज होंगे, तो फिर देखें फिजाइया उड़ानी किसने है, ये अब बताने की जरूरत है। अब देखिए ना, मिसाइल पे तो हमें पायलट बिठाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, ये बार फिर बदल गया, ये सारी अचीवमेंट्स है। बार फिर अगले बार फिर की शक्ल ही बदल गई जी ये साहब। अब जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद और इस जंग के बाद ये जो ट्रेडिशनल था ना, जिसे ये अब मलबा बन गया है। ये जो आपके बड़े बड़े कैरियर्स हैं जिसमें आपके ऊपर जहाज हैं और ये तो अब मलबा बन गया। अब तो देखें ना, वो छोटी छोटी किश्तियाँ खड़ी की हुई हैं उसने अपना अरबूज में, और वो अनमैंड है, वो जाके लगती हैं, वहाँ से गुजरने नहीं देगा किसी को। तो मेरे ख्याल में बहुत ही जंग का जो बदल गया है। पाकिस्तान का कद बढ़ा है कायद साहब, इतना कद बढ़ा है पाकिस्तान का, इतना एहतराम पाकिस्तान का बढ़ा है कि अब जो ट्रंप कहते थे ना मैंने जंगें रुकवाई, पाकिस्तान ने 3री आलमी जंग रुकवाई। और पाकिस्तान अब हो सकता है कि बहुत से तनाजात और भी जो है वो हल करे। हो सकता है कि ये रशिया और यूक्रेन का मसला भी जो है पाकिस्तान ही हल कराए। पुतिन ने पाकिस्तान का जो है वो बाकायदा तौर पर यार अपने मसले तो हल कर लें पहले, हमारे मसले हल हो जाएंगे। कौन से मसले हल होंगे? आज ताफ्तान ये जो आपने अभी जब मैं आऊंगा, ये जो कानून आपने पास किया, हमें शर्म से हमारा सर झुक गया। इस पर हम बात करेंगे। जो पाकिस्तान, ये किसको लगा रखा था आपने, ये किसने कानून? सर इस पर बात करके सारे इस पर हम बात करते हैं। पाकिस्तान जो हासिल करेगा वो अगले पार्ट में हम जो है जाओ जाके कब्जा करके वहां पे अपना झंडा लगा लो। इस वक्त पाकिस्तान ने जो है, इस वक्त पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को करके दिखा दिया है, और पाकिस्तान महवे निगाह बन गया, निगाह बन गया और मिसाल बन गया। सफारतकारी करनी हो तो ऐसे करते हैं। मेरी बात सुने, देखें उनको हमारी जरूरत थी, हमने उसमें बड़ा वाजिदी काम किया है। इसमें पाकिस्तान का भी फायदा था, अमेरिका का भी फायदा था। देखें, अगर मैं एक और आपको बात बताता हूँ, अगर ईरान ने घुटने टेक दिए होते, ईरान सरेंडर कर गया होता, तो आपके पास किसने आना था?
उन्होंने क्या कहा, वो साड़ी जान छड़ाओ ना खोलो। तो इसलिए आई थिंक वी नीड टू हैव अ वेरी बैलेंस व्यू ऑफ इट। और उसमें कोई हम इतना देखें मुझे तो इतना पता है सर कि एक कागज है पूरी दुनिया में सर्कुलेट कर रहा है, सोशल मीडिया भरा हुआ है, पूरे टीवी चैनल्स भरे हुए हैं, वो गोदी मीडिया जो बकवास कर रहे हैं ना वो भी वही कागज दिखा रहा है और उस पर 3 दस्तखत है। और एक है डोनाल्ड ट्रंप का दस्तखत, एक है ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान का दस्तखत और तीसरे हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ का दस्तखत। ये पूरी दुनिया को जो है इस वक्त पूरी दुनिया की टीवी स्क्रीन हो, सोशल मीडिया की स्क्रीन हो और कहीं भी अगर अखबारात के पन्ने हैं वहां पर छपा हो तो ये तीनों दस्तखत नजर आ रहे हैं। चलें ठीक है। तो ये जो अभी ये जो कानून पास हुआ है हमारा, उस पर भी मियां साहब के दस्तखत? नहीं, उस पर तो अभी दस्तखत नहीं हुए। अच्छा, लेकिन वो बताएंगे की फर्क पैदा है, वो कानून क्या है वो बताएंगे, लेकिन उस पर अभी दस्तखत नहीं हुए। अच्छा ठीक है। अच्छा मियां साहब अभी बात करते हैं एक और, क्योंकि अभी हम इंटरनेशनल स्टोरीज हैं जी। मॉस्को पर बड़ा हमला किया है और ये हमला उन्होंने जो मॉस्को के मुजाफात में एक ऑयल रिफाइनरी है, मेरा ख्याल ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक ले लेते हैं। मैं मुझे ब्रेक, अच्छा सॉरी, एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद आते हैं कि जंग अब और भड़क रही है यूरोप में और यूरोप की क्या सूरत अहवाल है। हम देखते हैं कि ये एक तरफ जंग कम होती है तो दूसरी तरफ शोले भड़क उठते हैं, अजीब सा है। एक ब्रेक के बाद इसकी चर्चा करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मियां साहब चलें, पहले हम इसकी ये जो एक बड़ा इवेंट है तफ्तान बॉर्डर खुल गया है और अब पाबंदियाँ कम हो गई, पाबंदियाँ ख़त्म हो गई हैं। वैसे तो ये हमारी बड़ी नालायकी है, इंडिया पाबंदियों के बावजूद वहाँ से डील करता रहा, पाबंदियों के बावजूद मॉस्को से भी डील करता रहा, मगर हमने अपने आवाम का जो है वो गला ज़रूर घोंटना होता है। ये खुल गया है तो ये क्या अब बार्टर हो रहा है, वहाँ पर क्या हो रहा है तफ्तान बॉर्डर? सब 3 बड़ी खबरें हैं। एक तो ये है कि ईरान और पाकिस्तान के दरमियान बाकायदा ट्रेड शुरू हो गई है, वीज़ा सर्विस जो मुअत्तल थी वो बहाल हो गई है। ये पहले वीज़े तो मिल रहे थे कि नहीं? पहले मिल रहे थे, ये जो जंग लगी थी इसमें ये मुअत्तल हो गई थी वीज़ा सर्विस और अब बहाल हो गई। अब जो है वो आज वफाकी वज़ीर कैसर अहमद शेख से ईरानी सफ़ीर की मुलाकात हुई है, जिस पर यह कहा गया है कि आज फौरी तौर पर इम्प्लीमेंटेशन कर दी गई है। 2000 ट्रक जो हैं दोनों तरफ से आर पार जाएंगे फौरी तौर पर, मुख्तलिफ जो है अशियाए खुर्दोनोश लेकर और तजारत शुरू हो जाएगी। $10 अरब तक जो है फौरी तौर पर तजारत करने का फ़ैसला हुआ है और इसको $100 अरब तक ले जाने का फ़ैसला भी हुआ है। बाकायदा आज ईरानी सफ़ीर ने ये आकर वफाकी वज़ीर कैसर अहमद शेख को जो है बाकायदा ये खुशखबरी दी और ये फ़ैसला किया गया कि वहाँ से ट्रेड शुरू हो जाएगी और जो वीज़े हैं वो भी खुल गए हैं। अब रह की बात तेल और गैस की। तेल और जब तजारत शुरू होनी है, वो जो ट्रक्स आने हैं उसमें तेल के ट्रक्स भी होंगे, टैंकर भी होंगे, उसमें LPG भी आएगी, उसमें जो है वो साथ गैस भी आएगी। अब वहाँ से एक पाइपलाइन आनी है। पाइपलाइन मैं खुद उस तकरीब में मौजूद था 2013 में, जब के आखिर में जो है जब सदर जरदारी गए थे, तो उस वक्त वहाँ पर बिल्कुल बॉर्डर के पास आके लाइन जो है वहाँ से ख़त्म होती है ईरान की तरफ से, यहाँ से वो लाइन जो है वो शुरू होनी है। अब पाबंदियाँ जो है वो आज से ख़त्म हो गई। ईरान पर तेल की तजारत की पाबंदियाँ आज से ख़त्म हो चुकी हैं। अभी कुछ ही देर पहले ये खबर आ रही थी कि तजारत शुरू हो चुकी है। तो फिर हमारे यहाँ भी पाबंदियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, जो हमने इसलिए वहाँ पर अपनी लाइन नहीं बिछाई थी, तो अब लाइन भी बिछेगी। उस वक्त तक जो गैस है वो इसमें तेल तो शामिल, तेल उस वक्त तक गैस जो है बॉर्डर्स में आएगी, लेकिन इसमें तेल शामिल नहीं है। लेकिन इसमें यह था कि जब गैस की पाइपलाइन बन जाएगी तो उसके बाद तेल की पाइपलाइन भी आएगी और उसके बाद 100 मेगावाट की हम बिजली उनसे इंपोर्ट कर रहे हैं, 400 मेगावाट तक जाएगी, क्योंकि बलूचिस्तान का जो वो पूरा एरिया है उसको यहाँ से जो सरप्लस ले रखी है इसका नहीं, यहाँ से बिजली पहुंचाना मुमकिन नहीं है। वो इसलिए कि हमारा जो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नहीं है। फिर हमने मुआहदे क्यों कर लिए? वहाँ से लेना आसान है। हम तो 45,000 मेगावाट, ये तो हमारी अपनी नालायकी है ना सर। ये तो 2015 में हुआ। 2015 की जो पावर जब आप कहते हैं हमारी अपनी, तो अपने से क्या मुराद 25 करोड़ लोगों की? नहीं, ऐसा नहीं, हुकूमत की, जिन्होंने प्लानर्स की, जिन्होंने ये प्लान किया, जिन्होंने मुआहदे किए, वो एक लंबी कहानी है और बड़ी तकलीफ दे कहानी है, जिसकी वजह से हम 2000 अरब रुपया सालाना माल बड़ा बनाया लोगों ने। हाँ, लेकिन माल बनाया, बिल्कुल बनाया। अब ईरान बना भी रहे हैं, जाहिर है टिल टू डेट चल रहा है, मामला चल रहा है, वैसे चलता रहेगा। वहां से नहीं, अगर ये रहे तो चलता रहेगा, ये रुक जाएगा। वहां से जो ऑयल आना है उससे पाकिस्तान में ऑयल सस्ता होगा। कल जुमा है, जुमे के दिन हुकूमत पाकिस्तान ने ऑयल की कीमतों में कमी करनी है।
इस हवाले से 2-3 तजावीज़ है। एक तजवीज़ ये है कि 50 रुपए फी लीटर कमी की जाए। दूसरी तजवीज़ ये है काश साहब कि 100 रुपये लीटर कमी की जाए। एक तजवीज़ कुछ ये भी दी जा रही है कि 30 रुपये। लेकिन मुझे लगता है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कल जो है 50 रुपये फी लीटर तक कमी होगी। क्यों इस पर जो है वो गौर किया जा रहा है, हो सकता है इससे बढ़ जाए। देखें जमात इस्लामी का जो मौक़िफ़ है ना, पुरानी इन्वेंटरीज पड़ी हुई थी, या इन्वेंटोरीज जिसे आप कहते हैं, तब इन्होंने इतना 100 150 रुपए कर दिया। लेकिन तो आप कम आज आज आलमी सतह पर जो पेट्रोल, हमारे प्यारे जो ऑयल इंपोर्टर हैं, ऑयल क्या कंपनी क्या कहते हैं उसे, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, हम उनके मफादात पे अपने गले कटवा लेंगे। कैसा नहीं उनको नुकसान। आज जो है, आज देखिए, आज हमारा जो ब्रंट ऑयल की मार्केट है उसमें तेल की कीमत जो है खाम तेल की $76 फी बैरल है। और WTO जंग से पहले कितनी थी? जंग से पहले भी $76 थी। फिर वहीं लेके आए, वहीं लेके आएंगे। सर आज देखें आप बलूचिस्तान, पहले मुझे बताएं, टीवी पे बैठ के वो जो हमारे वजीर हैं उन्होंने हमें पता नहीं कौन सा फलसफा सुनाया कि वो भाई अभी ऑयल आया ही नहीं, अभी जंग शुरू हुई है, अभी हमारे पास पुराने, उन्होंने उसकी हमें हिकमत बतानी शुरू कर दी कि जो ऑयल हमने सस्ता खरीदा था, और मोहम्मद जुबैर साहब ने टीवी पे बैठ के कहा ओ भाई वो तो सस्ता खरीदा था, उसको क्यों महंगा कर दिया? देखिए काश साहब, जो तो अब सस्ता करें। जो 2000 ट्रक आने जाने का जो इजाजत मिली है वो क्या है? वो तो ऑयल की तो है और गैस के हैं। तो इतना सस्ता पेट्रोल होने जा रहा है तो हुकूमत पाकिस्तान ने क्या करना है? सस्ता ही करना है, आवाम को खुशखबरी देनी है। और जो कहा जा रहा है आलमी सतह पे कि पेट्रोल अब जो अगर ना हुआ फिर मियां साहब जो खाम तेल है वो कोई नहीं करना, नहीं 20-30 रुपए हमेशा ही ऐसे किया है। हमारे अपनी छोड़ते हैं, हम अपनी छोड़ते हैं। आलमी सतह पे ये कहा जा रहा है कि $50 फी बैरल तक जो है वो खाम तेल की कीमत जा रही है। तो फिर इनके प्रॉफिट ऊपर जाएंगे। अगर वो नीचे जाएगी $50 फी बैरल तक, तो पाकिस्तान में उसका लेवी जितना मर्जी लगा लें, आपका पेट्रोल तो 150 का हो जाएगा। आई डोंट नो, क्योंकि 50 रुपए का पेट्रोल, 100 रुपए की लेवी। अगर लेवी तो पंजाबी की लेवी लगाएंगे हमें, ये तो ऐसी लेवी है तो वो तो बढ़ जाती है कीमत से। तो पेट्रोल सस्ता होने जा रहा है। लेट्स सी आज तक, क्योंकि 225 रुपए तो कहा है जमात इस्लामी ने। कभी खबर आती है 258 पैसे बिजली हमने सस्ती कर दी है। 1 जुलाई तक होना है। अगर 2000 टैंकर पाकिस्तान में आते हैं तो मुझे बताएं साहब हर चीज कहां जाके वो पेट्रोल तो लेने वाला कोई नहीं होगा। प्रॉब्लम मियां साहब ये है कि जो जिस तरीके से इमरान खान के दौर में वो क्या बन लगे थे हमारे, जो खुद जिनकी अपना क्या था इंटरेस्ट था, जो नदीम बाबर साहब लगे थे। और यार जिन लोगों का जाती इंटरेस्ट है कीमतें बढ़ाने में, उन्हीं के पास पावर है, वही बैठ ऑयल कंपनियों के जो मालिकान है वो देखे किस किस को मिले हुए हैं, तो फिर आपको पता चल जाता है कि भाई किस, मैं नाम नहीं लेकिन सर जब चीज ही वाफर हो जाए, कोई फिर क्यों है, तो प्रॉफिट वाफर कर लेंगे। फिर क्या आज तक तो यही हुआ है, चीज वाफर हुई है, प्रॉफिट वाफर। लेकिन खुशखबरियों का जो है वो शुरू होने वाला है। सोने की कीमत कम हो रही है। सोने की कीमत जो कि बढ़ रही थी और कहा जा रहा है कि 10 लाख रुपए फी तोला तक जाएगा, 5 लाख तक तो गया, भी वो गिर गया। और आज सूरत हाल ये है कि सोने की कीमत जो है वो 4,52,936 रुपए फी तोला है। 2,300 रुपए कमी हुई है। और ये कहा जा रहा है कि ये 2 लाख से 2.5 लाख तक फी तोला तक आएगा, क्योंकि मार्केट के अंदर जो है वो डॉलर को उठाना है, अमेरिका ने डॉलर को उठाना है, वहाँ पर इंटरेस्ट रेट उसका बढ़ाना है ताकि लोग डॉलर में इन्वेस्ट करें। सोना जो है वो जब इस ये सूरत हाल होगी तो सोना जो है वो सस्ता होने जा रहा है। अब सोने की जो तजारत है, जो लोगों ने सोना स्टॉक किया हुआ था, उनके लिए तो ये बुरी खबर है, लेकिन आम आदमी के लिए ये अच्छी खबर है कि जिन्होंने सोने को एज ए जेवर इस्तेमाल करना है वो तो सस्ते दामों खरीदेंगे। जो कि लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि सोना सस्ता हो तो फिर जो है वो उसका इस्तेमाल किया जाए, तो वो तो सस्ता होगा, तो सोने की मार्केट भी सस्ती होने जा रही है। चलें, अच्छी बात है सोने की मार्केट सस्ती हो जाए, और उसको ज़ाहिर जो हमने वैल्यू इसको अटैच की हुई है। और हमारे यहाँ ये भी अजीब सी रवायत है, इस वजह से कई बच्चियों की शादी नहीं हो पाती जी। तो एक मैं वैसे बरसबिली तस्करा आपको बात बता दूँ, जब ये इनकलाब हुआ था इधर तो सोवियत यूनियन में, तो उन्होंने लैंड से पूछा था अब इनकलाब के बाद सोने तक की करोगे, उन्होंने कहा बाथरूम ये टूटियाँ बनावांगे। बहरहाल चले, शायद वो भी नहीं बन सकती, उसमें लोहा ज़्यादा कारामद होता है, और इसमें भी अगर खोट ना डालें। ये तो खुशखबरियाँ पाकिस्तान के लिए हैं, लेकिन जो हमारा पड़ोसी है, जो हमारा पड़ोसी जो कि स्पाइलर भी है, मक्कार भी है और बुज़दिल भी है, वहाँ सफ़े मातम बिछी हुई है। वहाँ पर क्या हो रहा है? वो रो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ईरान जो है उन्होंने तो उन पर जो है वो मुखबरी की थी। अब बंदर अब्बास और चौबहार
और ग्वादर ये आपस में जुड़ने जा रहे हैं। चाइना का जो है वो रोल बढ़ने जा रहा है और ये सारी की सारी तजारत बढ़ने जा रही है। जो सोने की हम बात कर रहे थे कि 2 लाख रुपए तोला पाकिस्तान में होने जा रहा है। मैं अब तो इसी ब्रेक तरह लेनी जो है, ब्रेक लेनी है। व्हाई आर वी सो स्केप्टिकल अबाउट देम? व्हाई? ते रेकॉर्ड देखें, ये जिस कानून की हम बात कर रहे हैं, मोहम्मद मालिक साहब ने कल बड़ा अच्छा अभी करेंगे सर, बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया, हम भी करेंगे कि यार क्या नफ्सियात है, ये कौन लोग हैं, ये किस किस्म के लोग हैं। और कानून पास भी करा दिया और उसके बहस ही नहीं हुई कि अगर आप अलाउ नहीं करते तो अल्टीमेटली 2-4 प्रोसेस बीच में से निकाल के 5 करोड़ रुपए, चाहे इतने का मकान ना हो, इतनी की जगह ना हो, आपके जुर्माना कर देंगे अगर आपने वो ठेकेदार जिसने आपके घर में घुस के टावर लगाना है उसके हुक्म से आपने सरताबी की। तो ये कानून बन चुका है भैया। तो ये हमारा पेट्रोल नीचे करेंगे। चले बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मीर साहब, कानून बनाने में तो कोई हर्ज नहीं है, बनाना चाहिए, मगर जंगल का कानून तो नहीं बनाना चाहिए। यानी एक सेंटिटी है घर की, मैं इस घर का मालिक हूं और वो जैसे हाँ रियासत को ज़रूरत पड़ गई, उसका एक कानून है, उसमें आप एक ख़ास मुआवजा देते हैं। ये कौन लोग हैं यार? ये किस किस्म के लोग हैं? ये किसको आपने वजारत देकर और ये खामोशी से चुप करके? बिलावल भुट्टो साहब, आपने भी, आपकी पार्टी ने भी इस पर कोई बात नहीं की, यानी और वो मंजूर करवा लिया आपने। व्हाट इज इट? हु इज रूलिंग दिस कंट्री? मियाँ साहब मुझे बताएं कि आप अगर नहीं मानेंगे तो एक सरकारी अफसर, और सरकारी अफसर जितने दयानतदार होते हैं वो तो हमें ख्वाजा आसिफ साहब बता ही चुके हैं कि किधर है, केड़े केड़े मुल्क में हैं जी उनके असासे जो रेवेन्यू अफसर फड़िया गया सी जनाब दा है, पुर्तगाल बड़े दयानतदार आदमी है, वो आके फैसला करेगा कि नहीं, और अगर आपने उसका फैसला ना माना तो 5 करोड़ रुपए। ओ भाई, इस पे कत्ल हो जाएंगे लोग। आप लोगों में एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करें यार, कोई अकल भी होनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है मियां साहब, पता असल वजह क्या है? यहाँ की इस सिविलियन एस्टेब्लिशमेंट को पता है कि हमने पावर में वोटों से थोड़ी आना होता है, खुल के बात करते हैं। लेकिन काजी साहब, मसला ये है कि ये कानून अभी बना नहीं है। बन तो गया, अब आप कहते हैं कौमी असम्बली से बात नहीं, वो हो गया, लेकिन सेनेट में जाके पकड़ा गया और इस पर वो दोबारा सेनेट में भेज देंगे तो बन जाएगा। हो सकता है क्योंकि प्रेशर बहुत है। हाँ, इसका जो इसको पकड़ा है वो भी मोहतरमा पीपल्स पार्टी की सेनेटर ने पकड़ा है। हाँ जी, वो मोहतरमा जो पलवशा खान है, उन्होंने पकड़ा है। और ये एक बड़ा अजीब सा कानून बन रहा है। इसमें पहले ये था कि किसी के घर पर जो है अगर आपने टावर लगाना है, किसी की जमीन पर उसकी इजाजत से करें, उसके साथ डील करें, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाना है तो उसकी बाकायदा एनओसी होता था, उससे इजाजत होती थी, उसके साथ एग्रीमेंट होता था, सारा कुछ। अगर उसकी इजाजत नहीं होती थी तो नहीं हो सकता था। लेकिन अब इसके जो इसको कहते हैं पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन तंजीम नौ तरमीमी बिल, ये तरमीमी एक्ट है और इसमें 2 शिक्के हैं, 27A और 27B, उसमें चेंजिंग की गई हैं। और जो 27A है जो मुतारफ़ कराई गई है, उसमें ये कहा गया है कि ज़मीन का मालिक, मकान का मालिक, दुकान का मालिक, किसी इमारत का मालिक या लीज होल्डर, उस पर अगर किसी टेली कम्युनिकेशन कंपनी ने वहाँ पर अपना टावर लगाना है या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हुई, बिछाना है, वहाँ पर केबल बिछानी होगी या कोई खंभा लगाना होगा या टावर लगाना होगा, तो उस सिलसिले में वो एक दरखास्त करेगा, एक नोटिस भेजेगा या दरखास्त हम कह लेते हैं, उस मालिक को करेगा, उसको भेजेगा। अगर उसने 21 दिन में जवाब नहीं दिया तो फिर उसको वो मंजूर समझेगा कि ओके, रजामंदी समझेगा कि मालिक ने रजामंदी दे दी। इससे पता क्या होगा मियां साहब, जिस वक्त ज़ियाउल हक ने सख्त कवानीन बनाए थे, ज़ियाउल हक की ऑन रिकॉर्ड सेइंग कि भाई मेरे दौर में रिश्वत बढ़ गई है, हुण आ जाता है एक सरकारी और जी दें तुम्हारे खिलाफ फैसला, तुम्हारे बेड़े च लवा दें। जी बिल्कुल, ये आप एक तरफ लोगों के राइट्स पे इन्फ्रिंज कर रहे हैं, दूसरा करप्शन का एक और दरवाजा खोल रहे हैं। तो वैसे पहले थोड़े खुले हुए हैं। फिर इसके साथ हम ये भी कहते हैं कि यार फिर तो अब सीधा सीधा कब्जा ग्रुपों के लिए भी कानून बना दें। एक और है, अगर वो हम आपको 2 नोटिस देते हैं, आज से हमारा यहाँ पे कब्जा है, इसलिए आप निकले, वरना 5 करोड़ रुपया दें। और वो 2 नोटिस देते हैं काजी साहब, 2 नोटिस देते हैं, उस पर उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बिछा लेना है और उसके बाद आप मालिक अंदर भी तो नहीं करते। नहीं, मैं ये भी है कि मैं बताता हूं, और आपको अंदर भी करेंगे। मैं अगली शक बताने लगा। उसके बाद मैं मालिक हूं, आप मालिक हैं, कोई किराएदार है, लीज पे है, झगड़ा हो जाता है। वो नहीं, वो उस पे किसी किस्म का जो है वो कोई वो नहीं कर सकता, उसको अपने एग्रीमेंट को खत्म नहीं कर सकता। वो तो याद रहेगा। हाँ, अगर तनाजा हो जाता है
तो फिर गवर्नमेंट का मुकर्रर करदा अफसर 45 दिनों में फैसला, गवर्नमेंट कितने दियानतदार अफसर, लेकिन वो अफसर होगा, अदालत नहीं, अफसर मुकर्रर किया जाएगा। अच्छा, एक और शेक है, वो बड़ी जबरदस्त शेक है, वो उसको कहते हैं 27B। 27B के मुताबिक यह है कि अगर कोई रुकावट डालेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बिछाने देगा, कोई इदारा रुकावट डालेगा, यानी अगर कोई कंपनी है वो रुकावट डालेगी, अगर मालिक रुकावट डालेगा या लीज होल्डर डालेगा, तो उसको जो है वो 5 करोड़ रुपए तक जुर्माना होगा। और वो अगर नहीं दे और वो सकता हुकूमत करेगी तो अंदर कर देंगे हम। जाहिर है सजा होगी उसको, क्योंकि वो जो तनाजा है 45 दिन के अंदर अंदर वो उसको जो है फैसला करना है। क्यों ना करें कि सारे वतन अजीज की रजिस्ट्री करा के इनको दे दें, लेकिन हमारी रूलिंग शराफियत, लेकिन यार सारी तुसी रख लो। लेकिन इसमें अच्छी बात ये हुई है, हाँ जी, वो कौन सी कि जब ये पॉइंट आउट हुआ, ये रोला पड़ा, सेनेटर्स ने रोला डाला, तो उसके बाद इसकी ये छिकों पर जो है वो इसको मौखर कर दिया गया है, नजर सानी के लिए इसको जो है दोबारा रख दिया गया है कि इस पर नजर सानी की जाए। अब इस पर हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है? हुकूमत का मौक़िफ़ यह है कि हम चूंकि टेली कम्युनिकेशन का बिजनेस बढ़ाना चाह रहे हैं, ताकि मुल्क में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्टिकल फाइबर और फलां, पहले साढ़े बड़े फायदे से काम किए ने, पहले इन्होंने बिजली का बढ़ाया माशाल्लाह बिजनेस 93 में, वो तो हमारा कितना मुल्क का फायदा हुआ IPPs की वजह से। लेकिन इसमें कितनी दर्द है हमारे लिए सर, वो जो IPPs की बार बार आप बात करते हैं, मेरा दिल करता है मैं पूरी कहानी खोल के रख दूं कि वो भी इसी तरह हुआ था। IPPs जो है वो भी इसी तरह हुआ था। अब जो टेली कम्युनिकेशन है, आप जो आप हमारे फायदे की कोशिश ना किया करें, हमें नुकसान में ही रहने दे, जो मेहरबानी करके। देखें सर, देखें हमें टेली कम्युनिकेशन ने दिया क्या है? हमें मोबाइल दिया, हमें मोबाइल दिया। पहले इन्होंने हमें यह दिया हमें कि PTCL जो साउथ एशिया का सबसे आला इदारा था, जो कि पढ़ाता था, यूनिवर्सिटियां थी उसकी, उसको टके टोकरी करके आपने बेचा। आज $1 बिलियन UAE हमारा दबा के बैठा है, और अगर 6% इंटरेस्ट लगाएं, जो हमने 3 बिलियन उसको दिया है, उसने हमारा 6 बिलियन देना है। ये जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी उस वक्त, मुआहदा उसने किया था और जाके मजदूरों की हड़ताल तोड़वाई थी। देखें मसला ये है कि ये मैं यही बात कर रहा हूं कि हमें क्या दिया गया? ये मोबाइल दिया गया, ये बच्चों के हाथ में आ गया, और छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो इसको बाकायदा तौर पर पूरी रात और पूरा दिन इस पे जो है, ये तो अच्छा है, एक बेहतरीन नहीं, ये बेहतरीन जरिया नहीं है, बच्चे इस पे खराब हो रहे हैं। और अब क्या यूरोप पूरा जो है, हमारे बच्चे इतने खराब नहीं जितने साढ़े बड़े खराब वो हैं, लेकिन पाबंदी दुनिया साढ़े को निवाला भी मुझे खोले। कायद साहब, इस पर दुनिया पाबंदी लगा रही है कि जो 16 साल तक के बच्चे हैं उन पर पाबंदी लगाई जाए, और पाकिस्तान के अंदर भी इस पर सोचा जा रहा है कि 16 साल के बंदे जो हैं, बच्चे जो हैं, उन पर पाबंदी लगाने का फैसला जो है वो करने में जा रहे हैं। यूरोप पर जो है, यूरोप में कई ममालिक हैं, बरतानिया है, ऑस्ट्रेलिया है, इस पर जो है पाबंदी लग गई है, और UAE में लगी है, और UAE में भी लगी है, और पाकिस्तान के अंदर भी सोचा जा रहा है, बल्कि इस पर फैसला अब हो जाना है कि अगर कोई 16 साल तक बच्चा जो है वो मोबाइल यूज करता हुआ पकड़ा गया, या कोई ऐसा कोई मामला जो सामने आया, तो वो पेरेंट्स जो है वो काबिल ताज़ीर होंगे, उन पर मुकदमात जो है वो दर्ज कराए जाएंगे। वो देख रहे हैं तो वो कैसे करेंगे? हाँ, ये आप कर सकते हैं कि सड़क पे अगर कोई लेके जा रहा है तो उसकी ID देखिए, उसकी उम्र कितनी। आपने कैसे सब देखा है, वो टिकटॉक जो होती है, अब वो बच्ची जो मासूम बच्ची कत्ल हुई थी, वो कैसे कत्ल हुई थी? वो पढ़ी लिखी बच्ची बेचारी का, उसका मुस्तकबिल जो है वो जाता रहा, वो टिकटॉक से ही कत्ल हुई थी। इसी तरह जो बच्चे टिकटॉक बनाते हैं, या जो बाकी उन एप्लीकेशंस हैं, कौन कंडोन उस पर जो आते हैं, कौन कंडोन उस पर इस पर ये हुकूमत सोच रही है। बताएं कि इस लोड शेडिंग की वजह से जो सर्जरीज में लोग मर गए, उसको किसका करें? बहरहाल इसमें हुकूमत जो भी देख के करते हैं, लेकिन सिर्फ एक बात कह के क्लोज करता हूँ, जस्ट देखें कि ये माइंड सेट क्या है, इनकी नफ्सियात क्या है, देखें जिन्होंने ये कानून बनाया है। इजाज़त दें, अगले हफ्ते मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।